नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे चैप्टर है दोस्तों 22वां। ये है दोस्तों हमारी मृदा। इससे पहले दोस्तों हम 21 चैप्टर की पूरी व्याख्या के साथ चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है इन चैप्टर को तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होने पर समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। आज दोस्तों इस चैप्टर में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, मृदा का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों ऐसी शाखा यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों आपके पेडोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ यानी कि मृदा विज्ञान। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न है और दोस्तों ये टॉपिक आपके आसान सा टॉपिक है, इसमें समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है मृदा कहलाती है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? यानी कि ये परिभाषा किसने दी? ये दी गई दोस्तों डॉक्टर बेनेट द्वारा। अब दोस्तों आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपयुक्त कथन किसने दिया या ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये दिया दोस्तों आपके जो मृदा की परिभाषा है ये दी दोस्तों डॉक्टर बेनेट ने। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? आसान सा प्रश्न दोस्तों। तो प्राचीन काल में मृदा को बांटा गया है दोस्तों आपके दो भागों में। ये थी आपके उर्वर और दूसरी थी आपके ऊसर। यानी उर्वर का मतलब हुआ दोस्तों आपके पहली तो हो गई उपजाऊ और दूसरी हो गई दोस्तों अनुर्वर या फिर अनउपजाऊ। तो ये पहली और दूसरी, और ये है दोस्तों आपके प्राचीन काल की मृदा के प्रकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन अ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अब दोस्तों अगला चौथा प्रश्न है, यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के आधार पर निम्न को सम्मिलित करो। अब सबसे पहले दोस्तों प्रश्न बनता है कि ये यूएसडीए क्या है? यूएसडीए दोस्तों अमेरिका की एक क्या है? संस्था है। इसका आशय है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसने दोस्तों भारत की मृदा को कुछ भागों में वर्गीकृत किया है क्षेत्रों के अनुसार। इसमें दोस्तों हमें सम्मिलित करना है। अब ये है दोस्तों पहला आपकी बात करें तो ये है आपके इंसेप्टिसोल। क्या है दोस्तों? इंसेप्टिसोल। इसको दोस्तों भारत के गंगा सिंधु मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी की मृदा को दोस्तों नाम दिया आपके इंसेप्टिसोल। एंटीसोल की बात करें तो राजस्थान के भौतिक क्षेत्र एवं नवीन जलोढ़ मृदाएं। और वर्टिसोल की बात करें तो दक्षिणी भारत की काली मिट्टी। और एरिडिसोल की बात करें तो ये आपके भारत के शुष्क क्षेत्र यानी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब की ये है मृदा। तो ये दोस्तों सभी सम्मिलित है, इसका दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों पांचवा प्रश्न, ICAR के अनुसार भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? अब ये मृदा दोस्तों आपके यूएसडीए के अनुसार है और भारत में सबसे अधिक मृदा आपके जो पाई जाती है ये है दोस्तों आपके इंसेप्टिसोल। कौन सी है? इंसेप्टिसोल। इसकी दोस्तों भारत में मात्रा लगभग आपके 39.74% है। इसके पश्चात दोस्तों आपके एंटीसोल, ये आपके 28.08%। और एल्फिसोल की बात करें तो ये आपके 13.55। और दोस्तों वर्टिसोल की बात करें तो ये आपके 8.52%। और एक और पाई जाती है दोस्तों आपके, ये है आपके एरिडिसोल्स और इसकी मात्रा है दोस्तों आपके लगभग 4.28%। तो सबसे अधिक कौन सी है? ये आपके इंसेप्टिसोल, इसके पश्चात एंटीसोल, इसके पश्चात एल्फिसोल, इसके पश्चात वर्टिसोल और सबसे इसके पश्चात दोस्तों आपके एरिडिसोल्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। ये तो है दोस्तों आपके यूएसडीए के वर्गीकरण के अनुसार
जो भारत में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है उसके अनुसार। तो इसके अनुसार कौन सी मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी इंसेप्टिक सॉइल। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों छठा प्रश्न है, मृदा के अम्लीय और क्षारीय होने के संबंध में सही कथन की पहचान करो। यानी कि इन कथनों में से हमें पहचान करनी है जो कि मृदा के अम्लीय व क्षारीय होने के लिए दोस्तों सही है। तो पहला है दोस्तों हमारे, यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्या होगी? अम्लीय होगी। तो ये कथन तो दोस्तों आपके सही हो जाएगा। यानी कि मिट्टी में अगर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी तो वो कौन सी मिट्टी होगी? वो होगी दोस्तों आपके अम्लीय मिट्टी। अब दूसरा है दोस्तों आपके, मिट्टी पोटेशियम और सोडियम खनिजों की मात्रा अधिक होगी। यानी मिट्टी में अगर पोटेशियम और सोडियम आयनों की खनिजों की मात्रा अधिक होगी तो ये मिट्टी आपके सारी मिट्टी होगी। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अम्लीय मृदा चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। यानी दोस्तों चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त है। ये भी आपके सही हो जाएगा। और अगले की बात करें दोस्तों तो अगला कथन है, यदि मिट्टी अम्लीय है तो इसका समाधान के लिए दोस्तों चूने का प्रयोग करना चाहिए। और यदि मिट्टी क्षारीय है तो इसके समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी कथन दोस्तों आपके सही हो जाएगा। तो इनमें से दोस्तों आपके अनेक प्रश्न बनते हैं कि एक प्रश्न तो जो चौथा है दोस्तों आपके कथन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर मिट्टी अम्लीय है तो इसके समाधान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके समाधान के लिए करते हैं दोस्तों चूने का प्रयोग। और अगर क्षारीय है तो इसके लिए करते हैं जिप्सम का प्रयोग। तो द ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ये सभी कथन दिए रखे हैं ये सभी कथन क्या है दोस्तों? सही है। चलते हैं हमारे अगले 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है दोस्तों हमारी, मृदा के पीएच के अनुसार निम्न को मिलान कीजिए। यानी पीएच के अनुसार दोस्तों मृदा का जो प्रकार है उसके अनुसार दोस्तों हमें सही मिलान करना है। तो ये सभी दोस्तों आपके मिलान सही है। यानी अगर मृदा का पीएच दोस्तों आपके 7 होगा तो वो मृदा आपके क्या होगी? उदासीन। और पीएच 7 से दोस्तों 8.5 होगा तो वो होगी आपकी लवणीय। और दोस्तों पीएच 4.5 से 6.5 होगा तो ये होगी आपके अम्लीय। और जब पीएच 8.5 से ज़्यादा होगा यानी 8.5 से ज़्यादा होगा तो ये कैसी मृदा होगी? ये होगी आपके क्षारीय मृदा। तो ये सभी आपके दोस्तों सुमेलित है। इससे आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। यह आसान सा टॉपिक है दोस्तों, इसमें कोई समझने जैसा ऐसा कुछ है भी नहीं। तो आपको आसानी से पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में से आपके किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? इस चैप्टर में से बनेंगे दोस्तों आपके जो मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है हमारे भारतीय क्षेत्र में, या फिर जो मृदा का वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है, और किसकी दोस्तों खेती के लिए यानी फसलों की जो खेती है उनके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। इस प्रकार के दोस्तों आपके इस चैप्टर में प्रश्न बनेंगे। चलते हैं हमारे अगले 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है दोस्तों, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण दोस्तों आपके किया गया है आपके 8 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? 8 प्रकार का। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रकार है दोस्तों आपकी वन या फिर पर्वतीय मिट्टी। कौन सा? वन या फिर पर्वतीय मिट्टी। दूसरा है दोस्तों आपके पीट व दलदली मिट्टी, पीट व दलदली। और तीसरे की बात करें तो तीसरा है दोस्तों आपकी लवणीय मिट्टी। चौथे की बात करें तो चौथी है दोस्तों आपके जलोढ़ मिट्टी। पांचवे की बात करें तो पांचवे हो गए दोस्तों आपके शुष्क या फिर मरुस्थलीय। शुष्क या फिर मरुस्थलीय। और छठी की बात करें तो छठी है आपके लाल व पीली। और सातवीं की बात करें तो सातवीं आपके लेटेराइट। और आठवीं और अंतिम की बात करें तो आठवीं होगी आपके काली। कौन सी होगी? काली। तो ये होगी दोस्तों आपके 8 मिट्टियां जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब दोस्तों इसमें सर्वाधिक की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक आपके पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये है आपके जलोढ़ मिट्टी। यानी सर्वाधिक मिट्टी जो भारत में पाई जाती है ये आपके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और इसके पश्चात बात करें दूसरे नंबर पर तो दूसरे नंबर पर लाल व पीली मिट्टी। कौन सी? लाल व पीली।
और इसके पश्चात तीसरे नंबर पर बात करें तो इसके पश्चात आपके सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी आपके काली मिट्टी। और इसके पश्चात चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आपके लेटराइट मिट्टी है जो आपके सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये 4 मिट्टियाँ हैं दोस्तों जो सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। फर्स्ट नंबर पर है आपके जलोढ़, सेकंड पर है लाल व पीली, थर्ड पर है दोस्तों काली, और चौथे पर है दोस्तों आपके लेटराइट। और मुख्य रूप से ये 8 मिट्टियाँ हैं जो आपके पाई जाती है। किसके आधार पर? रंग संयोजन अवस्थिति के आधार पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन व 8 प्रकार की मिट्टियाँ। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करो। तो इनमें से दोस्तों ये परिभाषित थोड़ी शब्दावली है, इनमें से आपके प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है दोस्तों। तो बाबर क्या है? बाबर दोस्तों है कि हिमालयों से नदियों आने वाले गिरिपादों में नदियाँ क्या होती है? कंकड़ पत्थरों में आपके दोस्तों विलुप्त हो जाती है। अब दोस्तों जब हिमालयों से नदियाँ आती है तो यहाँ पर गिरिपादों में कंकड़ पत्थरों में ये नदियाँ क्या हो जाती है? ये नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही आप क्या कहते हैं? बाबर। और तराई की बात करें तो तराई पर दोस्तों आगे जाने पर ये नदियाँ क्या हो जाती है? पुनः प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? पुनः प्रकट हो जाती है। तो इसे आपके तराई कहते हैं। और बांगर की बात करें, जब ये नदियाँ तराई से दोस्तों आगे गमन करती है तब क्या होता है कि ये मिट्टियाँ जो जलोढ़ होती है दोस्तों, जो पुराना जलोढ़ है, इसमें दोस्तों आपके पुरानी मिट्टी का दोस्तों जमाव होता है। तो इसे ही आपके क्या कहते हैं? इसे ही आपके बांगर कहते हैं। और ये बाढ़ मैदानों से क्या होता है? दूर होता है। अब खादर की बात करें तो खादर दोस्तों है आपके प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाला जलोढ़ है, और इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। यानी बांगर का मतलब तो गया पुराना जलोढ़, और खादर का मतलब हो गया दोस्तों आपके नवीन जलोढ़। तो ये सभी आपके जो परिभाषित शब्दावली है इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके सुमेलित है। चलते हैं अगले 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न दोस्तों, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है? तो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है? ये है दोस्तों आपके काली मिट्टी का उपनाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। और ये मिट्टी दोस्तों स्वत जुताई वाली मिट्टी भी कहलाती है। स्वत जुताई वाली मिट्टी भी कहलाती है। किस कारण कहलाती है? क्योंकि नमी के कारण इसमें दोस्तों जल नीचे बैठ जाता है, और दोस्तों यहाँ पर ऊपर दरारें इस मिट्टी में दोस्तों पड़ जाती है। इसी कारण इन दरारों के कारण इस मिट्टी को स्वत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और ये दोस्तों मिट्टी आपके कपास की खेती के लिए बेहद उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन अ। यानी अगर पूछे कि कपास की खेती के लिए अगर काली मिट्टी की जगह आपके रेगुर मिट्टी भी आए तो आपको ध्यान में रखना है कि काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो हमारे क्षेत्रफल के आधार पर भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है इसकी दोस्तों हमने कौन से प्रश्न में चर्चा की थी? अभी ये की थी हमारे दोस्तों 8वें प्रश्न में कि मुख्यतः मिट्टियाँ कितनी पाई जाती है? हमारे 8। और सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जो पहले नंबर पर आती है वो है हमारे जलोढ़। इसके पश्चात दोस्तों आपके लाल या फिर पीली मिट्टी, इसके पश्चात आपकी काली मिट्टी, और इसके पश्चात आपके कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। तो ये अवरोही क्रम क्या हो गया? बढ़ते से घटते क्रम में जलोढ़, लाल, काली और दोस्तों लेटेराइट। यानी सबसे ज्यादा जलोढ़, इसके पश्चात लाल, इसके पश्चात काली, और इसके पश्चात दोस्तों आपके लेटेराइट। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो ये है आपके काली मिट्टी या फिर क्या कहें इसको? रेगुर मिट्टी। कौन सी? काली या फिर रेगुर मिट्टी। काली के स्थान पर अगर रेगुर मिट्टी भी आए तो कंफ्यूजन मत होइएगा। तो इसका सही उत्तर हमारे क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 13वां प्रश्न, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो लाल मिट्टी के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो ये आपके लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। हमें असत्य के बारे में पूछा है दोस्तों, हमें असत्य के बारे में पूछा है। तो पहला कथन तो आपके सही हो जाएगा कि
लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसमें लाल रंग होता है, तो ये आपके कथन सही थे। ये शुष्क आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी कथन दोस्तों आपके सत्य हो जाएगा। ये अधिकांशतः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। और ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये कथन आपके दोस्तों गलत हो जाएगा। हमने दोस्तों क्या पढ़ा कि ये आपके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो दोस्तों आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें दोस्तों आपके पाई जाती है ये मिट्टी, लाल मिट्टी। तो द ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन है जो आपके क्या है, असत्य है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 14 प्रश्न है, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है। तो भारत में मृदा अपक्षय की समस्या जो किससे संबंधित है, इसमें हमें सही कूट की पहचान करनी है। तो ये दोस्तों आपके एक तो हो गया अति वर्षा से, क्योंकि दोस्तों अति वर्षा होगी तब ये वर्षा जल अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाएगा, जो मृदा अपरदन या मृदा अपक्षय का कारण बनेगा। अगला है दोस्तों अतिचारण। अतिचारण से क्या होगा, अतिचारण से पौधे पत्तियां आदि की दोस्तों कमी होगी, इस कारण जल अपने स्थान मिट्टी अपने स्थान पर ठहर नहीं पाएगी, जल अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। तो मुख्यतः आपके ये दो कारण हैं, यानी 2 व 4 दोस्तों सही है। और 2 व 4 किस में है, 2 व 4 है दोस्तों आपके ऑप्शन द में। तो ऑप्शन द आपका इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले 15वें प्रश्न की ओर। 15% दोस्तों, चंबल घाटी के कोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित किस प्रारूप का अपरदन है। तो ये जो आपके चंबल की घाटियाँ हैं उसमें दोस्तों जो बीहड़ है या फिर जो कोह खड्डे हैं उसके निर्माण के लिए कौन सा प्रारूप या कौन सा अपरदन कारक है, ये आपके अवनालिका अपरदन। कौन सा अपरदन दोस्तों, अवनालिका अपरदन। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अवनालिका अपरदन से ही आपके जो बीहड़ है चंबल के या फिर जो खो खड्डे हैं उनका निर्माण होता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 16 प्रश्न, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद खाली जगह कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि हिमनद दोस्तों अपने साथ क्या करते हैं, अवसाद लाते हैं, जो दोस्तों क्या होते हैं किनारों पर क्या होते हैं, जम जाते हैं, या फिर जो हिमनद है वो अवसादों को किनारों पर क्या करती है, छोड़ते जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपके हिमोड। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनमें कंफ्यूजन बन सकता है आपको। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा, यानी जो हिमनद है जो अपने साथ अवसाद लाते हैं वो क्या करते हैं, किनारों पर जमाते जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं आपके, इसे ही कहते हैं आपके हिमोड। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न दोस्तों, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो दोस्तों किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है, आसान सा प्रश्न दोस्तों, पेड़ लगाकर या वनारोपण से। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों पेड़ लगाने पर पेड़ों की जड़ें दोस्तों मृदा को अपने पास इकट्ठा करके रखेगी, इसके कारण दोस्तों मृदा अपरदन में कमी आएगी। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो इनमें से मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है, ये दोस्तों आपके अपक्षय। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। बाकी अपवाहन, वनोन्मूलन और अधिक चराई आपके मृदा अपरदन के कारण ये सभी है। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 19वां प्रश्न दोस्तों, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये मिट्टी आपके लेटेराइट मिट्टी। आसान सा प्रश्न दोस्तों, तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 20वां प्रश्न, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों हमने चर्चा की कि भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और ये सभी प्रकार की है, यानी कि कहीं पर काली, कहीं पर लाल पीली, कहीं पर दोस्तों लवणीय मिट्टी यानी जो सफ़ेद मिट्टी है जहाँ लवण की अधिकता होगी तो वहाँ पर सफ़ेद मिट्टी भी पाई जाती है, कहीं पर भूरी मिट्टी, कहीं पर चिकनी मिट्टी। तो इसका कारण सीधा सा क्या है, इसका कारण यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पर जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता है, इस कारण
यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती है। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके 21वां प्रश्न है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो पहला कथन है आपके दोस्तों लेटराइट के बारे में, यह साधारणतः लाल रंग की होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसको जंग के रंग की भी कह सकते हैं। ये मुख्यतः लाल रंग की होती है। ये लोह ऑक्साइड और पोटाश से समृद्ध होती है, तो ये भी आपके सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सत्य हो जाएगा। ये मिट्टियाँ चाय, कहवा आदि के लिए सर्वाधिक उपयोगी, यानी चाय व कहवा की खेती के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयोगी है। तो ये सभी कथन दोस्तों आपके सत्य हो जाएंगे, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ब। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न दोस्तों, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में दोस्तों क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? ये है दोस्तों आपके जिप्सम का उपयोग। और अम्लीय की समस्या का समाधान पूछते तो ये आपके क्या है? चूना। क्या है? चूना। तो क्षारीय की समस्या का समाधान क्या हो गया आपके? जिप्सम का उपयोग। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो ये गंभीर है दोस्तों आपके शिवालिक की पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 24वें प्रश्न की ओर। 24वां दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी की दोस्तों कहाँ स्थित है? सबसे पहले काजरी के फुल फॉर्म की बात करें तो काजरी की फुल फॉर्म होगी दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। तो इसकी बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर स्थापना की तो इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1952 में भारत सरकार द्वारा कर दी गई थी। लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कहीं पर आपको 1959 मिलेगा। 1959 में तो दोस्तों इसको पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था केंद्रीय अनुसंधान के रूप में। किसके रूप में? केंद्रीय अनुसंधान के रूप में इसको पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना केंद्र यानी भारत सरकार द्वारा आपके 1952 में ही कर दी गई थी। अब काजरी क्या है? काजरी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काजरी देश का हमारे एकमात्र ऐसा संस्थान है जो शुष्क क्षेत्र की परिस्थिति के संदर्भों में क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इसका सही उत्तर तो क्या होगा कि ये कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना आपके जोधपुर में, यानी काजरी कहाँ पर है पूछे अगर प्रश्न में कि काजरी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है आपके? जोधपुर में। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना 1952 में, उसको पूर्ण रूप से दर्जा दोस्तों आपके 1959 में प्राप्त हुआ था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? सीधा सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न दोस्तों, काली मिट्टी में। तो वो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये ज्वालामुखी के फटने आदि से दोस्तों इसका निर्माण होता है आपकी काली मिट्टी का। तो वह ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके मृदा के चैप्टर नंबर 22 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।